हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में अपने कई स्टूडेंट्स के आग्रह पर, उनकी फरमाइश पर हमने 11 और 12 का दैट इज़ 10+2 का इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू किया है। और आज से हम लोग 10+2 के इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई को माइक्रो इकोनॉमिक्स से, और वो जो उस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे इसको, जो उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम इसको जो सीक्वेंस एनसीईआरटी के बुक में है, और उस हिसाब से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत अगर हम लोग कहा जाए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो जब से दुनिया बनी है या इस दुनिया में लोग आए हैं, चाहे उसे आप स्टोन एज कह लें या मेटल एज कह लें, उस वक्त भी कुछ न कुछ एक्टिविटी थी। लेकिन बेसिकली और बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक्स हम लोग तब से पढ़ना शुरू करते हैं जब देयर इज ट्रांजैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक आदमी अगर जंगल में अकेले रहता है और वो अकेले शिकार करता है और वो फलों को पेड़ों से और दरख्तों से तोड़ के खा लेता है, तो वो काम तो कुछ कर लेता है, लेकिन वो उसकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जा सकती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मानव जाति की, ह्यूमन बीइंग की तब शुरू होती है जब मानव जाति एक सेटल्ड लाइफ, एक सेटल्ड एग्रीकल्चर, एक रूरल लाइफ या एक सेटल्ड अर्बन लाइफ शुरू करता है। तो तब से इकोनॉमिक एक्टिविटी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वहीं से थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और वहीं से अगर कोई करेंसी नहीं थी, कोई मनी नहीं था, तो एक बार्टर सिस्टम वजूद में आता है। तो हम लोग वहीं से देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की शुरुआत होती है। और यहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स की कई डिफिनेशन को लिखा है, और सबसे पहला जो डिफिनेशन में लिखा है कि द वर्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमोस व्हिच मींस वन हु मैनेजेस हाउसहोल्ड। क्योंकि हाउसहोल्ड को मैनेज करना, एक घर को चलाना, जो माएँ हैं, जो घर की गार्जियन है, वो जानती हैं घर को चलाना एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम इस तरह से कि घर में क्या खरीदारी होना चाहिए, और एक घर के गार्जियन के लिए कौन आदमी कौन सा काम करे और किसका कंट्रीब्यूशन क्या हो। जैसे अगर एक खेतिहर समाज है, फार्मिंग क्लास है, एग्रीकल्चरल क्लास है, और उसमें मान लिए ये 4 मर्द हैं, 4 औरतें हैं, तो सबका क्या काम होना चाहिए। अगर उस घर में फार्मिंग है तो जहाँ फार्मिंग होती है वहाँ थोड़ी बहुत हुआ करती थी, और आज भी होती है, कुछ कैटल रियरिंग होती है। वहाँ पे गाय पाली जाती हैं, भैंसें पाली जाती हैं, कुछ बकरियाँ पाली जाती हैं, कहीं कहीं रेगिस्तानी इलाकों में ऊँट पाले जाते हैं। तो एक कैटल रियरिंग भी होता है, और उसके साथ एग्रीकल्चर भी होता है। तो कौन कैटल को देखेगा और कौन एग्रीकल्चर करेगा, कौन खेतों में हल चलाएगा, और कौन अनाज काटेगा, कौन अनाज को बनाएगा, उसको तैयार करेगा, और तैयार करके फिर उसको कैसे रखा जाएगा। और अगर एक किसान, एक फार्मिंग क्लास, एक एग्रीकल्चरल क्लास का एक आदमी अगर खेती बाड़ी करता है और कैटल रियरिंग करता है या सिंपली खेती बाड़ी करता है, तो उसको सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। कपड़े उसको खरीदना पड़ता है, और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें उसको खरीदना पड़ेगा, कम से कम नमक तो ज़रूर खरीदना पड़ेगा उसको। तो ये सारी चीज़ें उसको ट्रेड की तरफ या बार्टर की तरफ या एक्सचेंज की तरफ ले जाती है। और अगर कोई मनी नहीं है तो बार्टर होगा, और अगर मनी है तो फिर मनी से एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज थ्रू मनी होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो अगर कोई किसान है तो उसे कपड़े खरीदने होंगे, उसे वीवर के पास जाना होगा, और जो वीविंग का काम करता है वो तो सिर्फ वीविंग का काम करता है, वो दूसरा काम नहीं कर सकता। तो उसे अपने ज़रूरत के लिए अनाज खरीदना है, या और भी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें लेना है, सर्विसेज लेना है। अगर उसके बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर की सर्विस लेगा, अगर वो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर की सर्विस लेगा, उसे प्योर स्किल और अनस्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे कामों के लिए। तो इस तरह से एक समाज वजूद में आता है जब मनुष्य ने सेटल लाइफ शुरू किया, और उस समाज में एक दूसरे पर आश्रित होना, डिपेंड करना शुरू हो जाता है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्सचेंज जब
एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रुपया नहीं था, तो लोग बार्टर करते थे। बहुत पहले कुछ और टर्म में लोग बार्टर करते थे दैट इज अरब वर्ल्ड में या सेंट्रल एशिया में या वेस्ट एशिया में लोग इन टर्म्स ऑफ कैमल, ऊँट ही उनका एक यूनिट होता था प्राइस का। कितना यूनिट, कितना 100 यूनिट है अगर एक ऊँट में, एक कैमल में, तो उस हिसाब से वो अनाज का ट्रांजैक्शन करते थे, वो कपड़ों का ट्रांजैक्शन करते थे। तो ये एक बार्टर भी नहीं था, करेंसी भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कैमल को अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना था और उसको एक असर्टेन कर लिया था कि दैट इज 1 कैमल इज इक्वल टू 10 यूनिट्स या 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स के बराबर एक ऊँट है, और उसके टर्म में, उसके अनुसार, उसके मुताबिक वो अपने ट्रेड को करते थे। वो अनाज खरीदते थे, कपड़ा बेचते थे, कपड़ा खरीदते थे, अनाज बेचते थे। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए रिसोर्सेज जो होते हैं, या समाज के लिए एज ए होल रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्कार्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे यहाँ ज़मीनें अनलिमिटेड नहीं है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, मैन पावर अनलिमिटेड नहीं है, मशीनरी जो बाद में वजूद में आई है वो अनलिमिटेड नहीं है। तो इसलिए स्कार्सिटी जो है ये प्रकृति का नियम है, एक कुदरत का नियम है स्कार्सिटी, और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज भी नियम है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज में को हम लोग अपने बेस्ट पॉसिबल वे में इसका कैसे इस्तेमाल करें अपने ज़रूरत के मुताबिक, लिमिटेड रिसोर्सेज को, यही इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाता है। और यही इकोनॉमिक्स के पढ़ने की ज़रूरत है, नेसेसिटी टू स्टडी इकोनॉमिक्स यही है कि द गुड्स आर स्कार्स, और उस स्कार्स रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में, उम्दा से उम्दा बेहतरीन तरीके से अपने नीड्स को, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में हम जगह जगह पढ़ेंगे कि सोसाइटी का लफ्ज़ आता है। तो सोसाइटी से मुराद ये है कि एक गांव भी हो सकता है, एक शहर भी हो सकता है, एक स्टेट भी हो सकता है, और एक देश भी हो सकता है। जैसे इंडिया है, यूएसए है, चाइना है, यूनाइटेड किंगडम है। एक पूरे जैसे इंसान के लिए, एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक फ़र्द के लिए जैसे रिसोर्सेज स्कार्स हैं और उसका बेस्ट पॉसिबल वे में उसको इस्तेमाल करना होगा अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। इसी तरह अगर नेशन एज ए होल ले लें, या इंडिया एज ए होल ले लें, या यूएसए एज ए होल ले लें, तो वहाँ भी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, और उनको उसका उस लिमिटेड रिसोर्सेज को द नेशन एज ए होल, अपने पूरे नेशन अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, उसको पूरी करने के लिए उन रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे इस्तेमाल करें, ये नेशन भी सोचती है, नेशनल गवर्नमेंट भी सोचती है। और उससे नीचे लेवल पर जो स्टेट्स हैं, चाहे वो यूएस के स्टेट्स हों या इंडिया के स्टेट्स हों, वो भी सोचती हैं इस चीज़ को, या और भी दुनिया की कई मुल्कों की स्टेट्स हो सकती हैं, वो भी सोचती हैं। तो एक समाज भी सोचता है, एक इकोनॉमी भी सोचता है, एक स्टेट सोचता है, और एक नेशन स्टेट भी सोचता है, पूरा एक देश सोचता है, चाहे वो भारत हो, यूएसए हो या यूके हो। तो उसको सोचने की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए देश में, हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजना है, और एक सालाना ईयरली एक बजट भी हमारी गवर्नमेंट और दूसरी भी दुनिया की गवर्नमेंट्स वो बजट भी पेश करती हैं ईयरली, और एक पंचवर्षीय योजना होती है, 5 साल एक मंसूबा होता है, प्लानिंग होती है, 5 ईयर प्लान होता है। अमूमन कई मुल्कों के पास अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में सजाने के लिए, और सजा करके उसका इस्तेमाल करने के लिए, और अपनी ज़रूरतों को बहुत अच्छी तरह से पूरी करने के लिए। कई ज़रूरतें, हमारी कोई भी ज़रूरत, अगर हमारे यहाँ कॉर्न, अगर अनाज सरप्लस हो जाए तो वो भी एक मुश्किल बात है। हमारे यहाँ अदर जो प्रोडक्शन, हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाए, अभी एक दुनिया में है, पहले भी था, एक इंटरनेशनल ट्रेड का मामला है, लेकिन कोई भी देश चाहता है कि अपने प्रोडक्शन को ऑप्टिमम यूज़ पर लाएं, ताकि हमें जस्ट एडिक्वेट अनाज मिले, जस्ट एडिक्वेट कपड़े मिले, जस्ट एडिक्वेट दवाएं मिलें, जस्ट एडिक्वेट हमारे स्कूल्स हों, हमारे डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल्स हों। उसको जस्ट एडिक्वेट बनाने के लिए हमारी यहाँ बजटिंग होती है, या दुनिया में होती है, और 1 ईयर और 5 ईयर प्लान्स लाए जाते हैं। तो पहले हम लोग देख लें कि इकोनॉमिक्स को, ये जो शब्द आया है इकोनोमोस, और विच मीन्स वन हु मैनेजेस हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मैनेज करना भी एक बहुत छोटे लेवल पर एक इकोनॉमी है। अब हम लोग दूसरे डिफिनेशन को भी देख रहे हैं, हमने लिख रखा है चाणक्य ने, जिनको कॉटल ने भी कहा जाता है, उन्होंने जो डिफिनेशन दिया वो मैंने लिख लिया, स्टूडेंट्स इसको लिख लेंगे। मैंने एडम स्मिथ के इकोनॉमिक्स को भी डिफाइन किया है। एडम स्मिथ ने कहा इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एल्फ्रेड मार्शल का भी हमने कोट किया है, और पॉल सैमुएल्सन का भी। सैमुएल्सन बहुत मशहूर इस सदी के
या पिछली सदी के बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट गुजरे हैं और उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। कभी कभी कुछ लोग उन्हें इकोनॉमिस्ट ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं। 20th, नाउ इट इज़ 21st सेंचुरी, लेकिन ही इज़ रिगार्डेड एज, सर विल्सन इज़ रिगार्डेड एज द इकोनॉमिस्ट, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ 20th सेंचुरी। तो इन सब डिफिनेशंस को हमने लिख रखा है, स्टूडेंट्स इसको लिख लें और इसको वो समझ लेंगे, याद कर लेंगे। और तो हमने जो बात कहा कि जो प्लान्स हमारे देश में आते हैं या जो बजट आता है वो कंपैटिबिलिटी के लिए आता है कि व्हाट पीपल इन सोसाइटी कलेक्टिवली वांट एंड व्हाट दे कलेक्टिवली प्रोड्यूस। एक पूरे समाज की, एक देश की ज़रूरत क्या है और एक देश कितना उत्पादन कर पाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ प्लान्स आते हैं, बजट्स आते हैं। सो नाउ वी मे से हाँ, तो ये मैंने लिख दिया कि इसमें भी हम लोग सारी चीज़ों का सारांश, इसका समरी, इसको हम सम अप करते हैं जो भी मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में आप लोगों को बताया। इट मे बी इन्फर्ड दैट द हाउस होल्ड इज द प्रील्यूड टू द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। जो हमारा घर है या जो हमारी घरेलू संस्था है, जो सबसे छोटी यूनिट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, ये प्रील्यूड है, ये शुरुआती चीज़ है, ये प्रीएम्बल है द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स का। और जैसे कि एक माँ की गोद जो होती है वो बच्चे के लिए पहला स्कूल होता है। पहली चीज़, पहला शब्द, पहले कुछ शब्द, पहली शब्दावली या पहला लैंग्वेज बच्चा अपने माँ की गोद में सीखता है। माँ का गोद जैसे बच्चों के लिए पहला स्कूल होता है। तो उसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि हाउस होल्ड इज द फर्स्ट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। जो घर है हमारा वो पहला इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। अब हम लोग कुछ चीज़ और गौर कर लें। जैसे एक स्टूडेंट है, वो पढ़ता भी है, वो स्कूलिंग करता है, उसके स्कूल में स्पोर्ट्स भी होता है। तो अगर वो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा खेल रहा होता है या खेलने में अगर वो संडे के दिन खेल की प्रैक्टिस करता है, वो छुट्टियों में खेल की प्रैक्टिस करता है, तो उसको करना क्या पड़ता है? एट द कॉस्ट ऑफ उसकी अपनी जो पढ़ाई है, उसकी स्टडी के कॉस्ट पर उसको वो चीज़ करना पड़ता है, खेलना पड़ता है। अगर वो बहुत ज़्यादा खेलता है तो अपनी पढ़ाई की कटौती करनी पड़ती है। अगर एक बच्चा कहीं कोई ओपेरा हाउस में कोई तमाशा देखने जाए, कोई फिल्म देखने जाए, कोई शो में जाए, तो उसको अपने खेल को भी और अपने पढ़ाई को भी छोड़ना पड़ता है। तो एक चीज़ को पाने के लिए एक चीज़ छोड़ना है। अगर बहुत आप पढ़ रहे हैं तो स्पोर्ट्स कम करना होगा। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको पढ़ाई के लिए समय की कटौती करनी होगी। और बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स के समय के लिए आपको कटौती, उसमें कटौती करनी होगी। आपको घूमने फिरने में कटौती करनी होगी। तो एक चीज़ को पाने के लिए एक चीज़ को खोना पड़ता है। तो इस तरह क्योंकि हमारे रिसोर्सेज स्टार्स हैं तो हमारी सरकार को देखना पड़ता है कि कौन सा चीज़ हमारे देश में, हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करें या हम अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करें। हमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए, हमें आयरन स्टील ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे प्लान्स आते हैं, ईयरली प्लान, 5 ईयर प्लान्स, और गवर्नमेंट जो है उसके लिए इनैक्टमेंट करती है, लेजिस्लेशन करती है। तो जैसे इंडिविजुअल अपने हाउस होल्ड चलाने के लिए कई चीज़ें सोचता है, कई चीज़ों को बढ़ाता है और घटाता है, इसी तरह गवर्नमेंट्स भी अपने पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को, देश रूपी सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ बजट करती हैं, कुछ प्रोग्राम करती हैं, कुछ प्लान्स करती हैं। और लिमिटेड रिसोर्सेज में हम लोग देखते हैं कई चीज़ें हम लोग के यहाँ आती हैं। जैसे इंडिविजुअल के लिए है कि अगर कोई बच्चा अपने खेल को 1 घंटा करे, 3 घंटे का स्पोर्ट्स है, वो 1 घंटा 2 घंटे की कटौती करे तो वो कुछ ज़्यादा पढ़ पाएगा। तो इसी तरह से एक चीज़ को कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए उसको 2 घंटे का स्पोर्ट्स को कटौती करना पड़ता है। उसको ट्रेड ऑफ कहते हैं। एक शब्द आप लोग सीख लें, ट्रेड ऑफ, यानी एक चीज़ को करने के लिए एक चीज़ से उसकी कीमत अदा करना। एक हमारी यहाँ पुरानी कहावत भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने से ही आदमी कुछ पाता है। तो ट्रेड ऑफ, अगर आप स्पोर्ट्स को ट्रेड ऑफ करेंगे तो एजुकेशन की तरफ, स्टडी की तरफ बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, आप टूर पे जाना चाहते हैं, तो आप एक लंबी टूर में जितना टाइम लगेगा आपको, तो अपनी आपकी स्पोर्ट्स भी आप नहीं कर पाएंगे। तो स्पोर्ट्स और पढ़ाई की कीमत पर आप टूर करते हैं तो आप ट्रेड ऑफ करते हैं टूर का एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडी और योर स्पोर्ट्स और पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। तो ये ट्रेड ऑफ का हमने डिफिनेशन लिख दिया है।
an exchange that occurs as a compromise, that is the act of changing or getting one thing for the other. अगर एक इंडिविजुअल है, अगर वो अपने खेती बाड़ी की ज़मीन में खेती करता है और अगर वो ये चाहता है कि उसके एक हाउस होल्ड, एक कोई इंडस्ट्री, एक कॉटेज इंडस्ट्री लगाए, तो उसको खेती की कुछ ज़मीन निकाल देना होगा, खेती को कम करना होगा और फिर उस खाली ज़मीन पर वो अपनी कोई छोटी फैक्ट्री या इंडस्ट्री या जो भी लगाना चाहे, या वो कुछ कपड़े बुनने का काम करना चाहता है या कुछ भी कॉटेज इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो खेती की ज़मीन को निकालना होगा। तो खेती की ज़मीन की जो पैदावार है या जो उसकी आमदनी है, उसको उसने ट्रेड ऑफ किया उस कॉटेज इंडस्ट्री को लगाने के लिए। एन एक्सचेंज दैट ऑकर्स एज ए कॉम्प्रोमाइज, दैट इज़ द एक्ट ऑफ चेंजिंग और गेटिंग वन थिंग फॉर द अदर। खेती की ज़मीन को, खेती को कम कर दिया और उसने एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लिया उस ज़मीन पर। और अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट और ट्रेड ऑफ दोनों तकरीबन दोनों सिनोनिम्स ही है, एक जैसी ही माने होते हैं दोनों के। इसको हम डिफाइन करते हैं, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज़ व्हाट वन गिव्स अप टू गेट दैट आइटम, दैट गुड्स और सर्विसेज। सर्विसेज को हमने फिर यहाँ थोड़ा डिटेल किया है, नेसेसरी और लग्जरी और अम्यूज़मेंट। लग्जरी में अम्यूज़मेंट वगैरह आता है और सर्विसेज के लिए अगर लग्जरी है तो उसमें अम्यूज़मेंट आता है, सिनेमा देखना और घूमना और टूर एंड ट्रैवल करना। तो और नेसेसरी सर्विस में है, जैसे मेडिकल सर्विसेज हैं, वो नेसेसरी, हम उसको छोड़ नहीं सकते, इलाज तो कराना पड़ेगा हमको। बच्चों की पढ़ाई है या हमें खुद पढ़ने का शौक़ है तो हम अपने लिए किताबें ख़रीदेंगे, वो मेरे लिए नेसेसरी है। बच्चों की पढ़ाई नेसेसरी है, इलाज नेसेसरी है, जो ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल एड नेसेसरी है, तो उस पर हम खर्च करेंगे। तो अगर हम अम्यूज़मेंट पर खर्च करते हैं तो हमें कहीं और खर्चा कम करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, सारी दुनिया में लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसलिए गवर्नमेंट जो प्लान करती है या बजट पेश करती है या 5 ईयर प्लान करती है, 1 ईयर प्लान करती है, दुनिया की बहुत सारी गवर्नमेंट्स, तो वो एक जगह को, वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनका, वो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज़ व्हाट वन गिव्स अप। सर्टेन चीज़ को छोड़ के, सर उनके एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो उस पर वो कम खर्च करते हैं और उस पैसे को वो डाइवर्ट करते हैं इंडस्ट्री की तरफ। अगर उनके यहाँ दवा का प्रोडक्शन कम है तो वो एग्रीकल्चर को और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के खर्चे, प्रोडक्शन के खर्चे को कम करके उस फंड को अपना डाइवर्ट करती हैं दवा के प्रोडक्शन की तरफ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि व्हाट वन गिव्स अप, क्या छोड़ता है कुछ पाने के लिए, कुछ खास चीज़ पाने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और ट्रेड ऑफ भी वही है कि एक्सचेंज दैट ऑकर्स एज ए कॉम्प्रोमाइज, दैट द एक्ट ऑफ चेंजिंग गेटिंग वन थिंग फॉर द अदर। हम खेती में कम पैसे लगा करके, खेती के बजट को सरकारें कम करके, कभी कभी इंडस्ट्रियल बजट को हाई करती हैं, कभी कभी जनरल इंडस्ट्री को भी कम करती हैं। एग्रीकल्चर में भी अगर डेवलपमेंट हो चुका है तो उसको कम करती हैं, मेडिसिन की इंडस्ट्री लगाती है या उसको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। तो इसलिए ये ट्रेड ऑफ करना पड़ता है इंडिविजुअल को भी और गवर्नमेंट्स को भी। तो इसको भी आप गौर करेंगे, इसको पढ़ लेंगे, इसका आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और यूज़ होगा। हाँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। और इस तरह से स्कार्स जो रिसोर्सेज है उनको इस तरह से अरेंज करना होगा हमारे सोसाइटी को या गवर्नमेंट की पॉलिसी में कि वो इस तरह का प्रोडक्शन करें और रिसोर्स एलोकेशन इस तरह का हो जो लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स का ख्याल रखें और जो लोगों के नीड को पूरी तरह पूरी कर सके। और इस तरह से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होगा वो पर्टिकुलर कम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तैयार करेगा। तो ये भी एक नेशन के लिए या एक देश के लिए ज़रूरी है कि वो रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करे, इस तरह से सजाए कि मनचाहा सेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देश को मिल सके, जिसकी ज़रूरत है, जिसकी कमी है और जो लोगों के लिए आवश्यक है, उस तरह के सेट्स ऑफ गुड्स उस देश को मिल सके। देश की पॉलिसी, प्रोग्राम, उसका बजट और उसके प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स और जो भी प्लान्स हो वो इस तरह से सजाए जाए कि मनचाहे रिजल्ट्स मिले, मनचाहे सेट्स या जो ज़रूरत की जो सेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो मिले। और उसके साथ साथ लास्टली एक बहुत अहम चीज़ है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो सेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का मामला, तो ये भी देश हित में है और देश को चाहिए कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एलोकेटेड इन सच ए वे that it reaches everyone in the society। और allocation of resources ऐसे हों और goods of services, set of goods of services ऐसे प्रोड्यूस हों कि वो जनगण के लिए लाभकारी हो। प्रोडक्शन भी देश का, देश हित की चीज़ है। देश को अपने प्रोडक्शन में रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करना होगा कि जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मन चाहे जिसको लोग पसंद कर जाएं, जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ हैं,
सेट ऑफ गुड्स ऐसे बने जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हों और जो लोगों को पसंद आए, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वितरण प्रणाली भी ऐसी हो जो देश हित में हो, देश के हर लोगों तक पहुँचे, हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज हमने वो ने इतना पढ़ लिया और हम आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे 10+2 के लिए, और हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे NCERT बुक्स को, और उसके साथ साथ हम लोग CBSE और ICSE दोनों के सिलेबस का भी ख्याल रखेंगे। लेकिन हम लोग CBSE और ICSE दोनों के कोर्सेज़ को कवर करेंगे, लेकिन उसका जो सीक्वेंस होगा वो NCERT के बुक की तरह होगा, उस सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद लिखें और कमेंट करें, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर इसमें कहीं कोई कमी बेशी नज़र आए तो उसको भी आप ज़रूर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिखें, और कहीं कोई मुश्किल आए तो उसे भी आप पॉइंट आउट करें, एंड आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर इश्यूज़। और अगर कोई इसमें कहीं कोई गलती हुई हो हमसे तो उसे भी ज़रूर पॉइंट करें। आई विल बी ग्लैड टू नो माई मिस्टेक्स। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।